नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का दीप क्लासी में। मैं विकल्प कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संविधान के हमारे कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में शेष रह गए थे, आज उनको पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद नंबर 356, वैसे 356 का संबंध आपका राज्यों में इमरजेंसी से है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन। लेकिन आज हम लोग इमरजेंसी को ही चर्चा करते हैं। एक तो भारत के संविधान में इमरजेंसी 3 प्रकार की बताई गई है। एक आपका होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है आपका राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल का ही दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। एक बार मैं लिख रहा हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है आपका राज्यों में आपातकाल, राज्यों में आपातकाल, इसी को दूसरा नाम है इसका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी। तीसरा आपका जो दिया हुआ है वो है आपका वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया? तो हम लोग क्या सीधा सीधा आंसर देते हैं आपका जर्मनी, और एक्चुअल में आंसर आपका जर्मनी है, ठीक है। लेकिन आपसे कुछ थोड़ा सा डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में जो आपातकाल है यानी कि इसमें से वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो भारत में वित्तीय आपातकाल आपका अमेरिका से ग्रहण किया गया। कहाँ से जी? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। ये 2 इमरजेंसी हमारी जर्मनी से है, लेकिन वित्तीय आपातकाल हमारा अमेरिका से है। अब एक क्वेश्चन जो कई बार बना हुआ है एग्जाम्स में कि वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लगा हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अब तक कितनी बार लगी है? तो आंसर है एक बार भी नहीं। आज तक भारत में कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है कि वित्तीय इमरजेंसी भारत में लगानी पड़े, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल हमारा अमेरिका से लिया गया है और भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। अच्छा, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। इनको समझिए। आपका पहले वाला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ये क्या होता है? अगर देश पर कोई बाहरी आक्रमण अथवा देश के अंदर सेना सशस्त्र विद्रोह कर दे, बाहरी आक्रमण अगर किसी देश के द्वारा भारत पर आक्रमण होता है, बाहर से कोई युद्ध के भारत के साथ होता है, तो एक तो वो स्थिति होगी। दूसरी होती है अगर सेना, जो हमारी सेना है वो सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ विद्रोह कर दे, तब देश में लगाई जाती है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। ये 2 कंडीशन। इसके बाद आपका राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ये क्या होता है आपका? राष्ट्रपति शासन कुछ इस तरीके से रहता है, अगर किसी राज्य का, पर्टिकुलर स्टेट का, अगर किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, प्रशासनिक कार्य प्रणाली बिल्कुल अपने संविधान के अनुरूप ना चले, तो राज्यपाल उस राज्य में विधानसभा को भंग कर करके सीधी उसको अपने हाथ में उसका कार्य प्रणाली सारी की सारी अपने हाथ में ले लेता है, और जितना भी उसका सारा प्रशासन है अपने हाथों में रख करके डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को। तो एक तरह से हम इसको राज्यपाल भी शासन कहते हैं, लेकिन राज्यपाल किसको रिपोर्ट करते हैं? राष्ट्रपति को। तो दूसरी तरह से हम इसको राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी आपकी प्रेसिडेंट रूल जो आपका लगता है इस तरीके से होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अगर भारत के बैंकों के पास पैसा समाप्त हो जाए, कमर्शियल बैंकों के पास भी और आपका आरबीआई के पास भी, अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो देश में तब स्थितियाँ इमरजेंसी लगेगी वित्तीय आपातकाल। लेकिन आज तक भारत में कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये 3 इमरजेंसी आपकी है। अब इनका जिक्र कैसे कहाँ किया गया है? अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय इमरजेंसी को दर्शाया गया है, ये इसको वहाँ पे नोट किया गया है। अनुच्छेद नंबर 356 में
राज्यों में आपातकाल यानी कि प्रेसिडेंट रूल को स्थापित किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल को लिखा गया है, घोषित किया गया है। तो 352, 356 और 360 तीन प्रकार की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356 और 360 याद रहेगा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन कई बार वर्तमान में उठ चुका है, उसको सुनिएगा। एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 355 यानी कि अनुच्छेद नंबर 355। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की, पर्टिकुलर स्टेट की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। ये इसके अधीन बंधे हुए हैं। कैसे आप समझिएगा, भारत का एक हिस्सा है, एक राज्य है भारत का, राजस्थान। इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी अटैच करती है। अगर कल पाकिस्तान राजस्थान के ऊपर हमला कर दे तो केंद्र सरकार राजस्थान के गवर्नमेंट को ये नहीं कहेगी कि ये आपका मामला है, आप इसको सुलझाइएगा, क्योंकि केंद्र सरकार बाध्य है राज्य की मदद करने के लिए, अनुच्छेद नंबर 355 के तहत। तो आर्टिकल 355 अनुच्छेद नंबर 355 में ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर बाहरी आक्रमण से या उसके इंटरनली कोई ऐसी स्थिति आ जाए, सेना का विद्रोह या कुछ और ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो उसमें केंद्र सरकार मदद करेगी राज्य सरकार की। तो अनुच्छेद नंबर 355 में ये लिखा हुआ है। 4 आर्टिकल्स का हमने जिक्र किया। आर्टिकल नंबर 352, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में आपातकाल या राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। और साथ ही साथ 355 में इसमें केंद्र सरकार यानी कि भारत की संघ सरकार बंधी हुई है राज्यों की सुरक्षा करने के लिए। राज्यों की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी कि जब उन्हें चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, तो उनके निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह मनोनीत हो। ठीक है ना। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, तो संसद जो आपकी है, पहले आप संसद को समझिएगा। संसद 3 चीजों से मिलकर के बनी। संसद अर्थात पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 79 में जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में, यानी कि अनुच्छेद नंबर 79 में भारतीय संविधान में संसद का जिक्र किया गया है। इसमें क्या बताया गया कि संसद 3 अंगों से मिलकर के बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हालांकि थोड़ा उल्टे हैं, इनको मैं दोबारा थोड़ा सही कर रहा हूँ। ये राज्यसभा ले लो आप, ये लोकसभा ले लो। रीजन ये है 79 में संसद, 79 में संसद, अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद नंबर 81 में आपकी लोकसभा का जिक्र। ये सेम है, ये आपके सीरियल से 3 अनुच्छेद है, 79, 80 और 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल नंबर 52 यानी कि अनुच्छेद नंबर 352 में ओनली 52 में किया गया है। 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अब समझिएगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। निर्वाचित क्या होता है? जिन सदस्यों को वोट डाल के चुना जाता है वोटिंग के माध्यम से, वे आपके निर्वाचित होते हैं। और एक होते हैं मनोनीत। मनोनीत आपके ऐसे होते हैं जैसे आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुना जाता है। वे समाज के किसी क्षेत्र से चुने जा सकते हैं। राज्यसभा में जैसे 12 सदस्य हैं, खेल से हो, साहित्य से हो या समाज में उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने किया है, उनसे वे चुने जा सकते हैं। खैर, राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होगा उसमें निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा तथा जितने भी राज्यों में विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य।
लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यहाँ निर्वाचित और मनोनीत का कोई मतलब नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, इनके सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये 3 आर्टिकल से आपके 4, इनको भी आप लोग नोट कर लिया। इसी तरीके से आपको जो ट्रेनिंग जीएस है, बहुत कुछ इसमें मैं कराते हुए चलूंगा, बस आप लोग बने रहिए। आगे पॉइंट आपसे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए, जब भारत का संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से लागू हुआ था। एक डेट अगर हम इससे पहले भी चले तो एक तारीख और आती है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। कुल 15 अनुच्छेद इसी दिन आपके लागू कर दिए गए थे 26 जनवरी 1949 में। उसमें कुछ आपके नागरिकता से संबंधित थे, जैसे आपको कुछ इमरजेंसी से संबंधित थे, कुछ ऐसे आर्टिकल्स उसमें शामिल किए गए थे। तो कुल 15 अनुच्छेद, पहले 15 नहीं, कुल 15 अनुच्छेद यानी कि आंशिक रूप से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था और इसी को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर। लेकिन 30 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। हालांकि हमारा संविधान बन करके इस दिन तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण था। कांग्रेस ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था 26 जनवरी 1930 को मनाया था, तो इसलिए हमने 26 जनवरी का ही इंतजार किया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो इसमें मूल रूप होता है, यानी कि जब ये बिल्कुल अपना स्टार्टिंग से चला था तब की बात है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इसमें कुल 395 तो अनुच्छेद हुआ करते थे, 22 भाग हुआ करते थे और आपकी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, ये जो आर्टिकल्स है 395 से बढ़ करके लगभग 464 के आसपास हो गए हैं। इसके अलावा भाग अब आपके, वैसे तो मूल भाग आपके 22 ही है, लेकिन आपके भाग भी आपके 25 हो गए हैं। क्वेश्चन से यूपी पुलिस में इस बार पूछा गया था कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, और ये आपके ऑप्शन में 22 नहीं था, तब आयोग ने आंसर माना था 25 भाग। ठीक है ना, ये क्या है मामला, इसको समझिएगा कैसे 25 भाग हुए हैं। खैर पहले आप अनुसूची को समझिएगा। अनुसूची वर्तमान में आपकी 12 है। ये कैसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन एक आ जाए कि वर्तमान में मूल अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद आज भी 395 ही है, उसके अलावा 396 अनुच्छेद नहीं बना है। लेकिन फिर ये संख्या 464 तक कैसे चलेगी, तो होता क्या है आपका, जैसे कुछ आपके आर्टिकल्स जुड़ते हैं आपके, जैसे आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद नंबर 19 का फर्स्ट, 19 का कै, या आपका 21 का फर्स्ट या 21 का कै। इस तरीके से जो पार्ट जुड़ते जा रहे हैं ये आपके जुड़ते हुए चल रहे हैं। नहीं तो मूल रूप से भारतीय संविधान में आज भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन वैसे अगर सारों को जोड़े तो 464 के आसपास बैठ रहे हैं। भाग आपके 22 ही भाग आ जाए, लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं इसको समझिएगा। भारत का जो संविधान का भाग 4 है, उसमें आपको आज बताया था मैंने पिछली वीडियो में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया, यानी कि DPSP का जिक्र किया गया। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो एक आपका उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का जिक्र था, लेकिन जो हमारा 51 का है, आर्टिकल नंबर 51 का है, इसको एक भाग भी बनाया गया है, यानी कि भाग 4 का। इसमें क्या किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था, जो रूस के संविधान से हमने अडोप्ट किए थे या ग्रहण किए गए थे। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को आपके
भाग 4 के क के अंदर रखा गया था। लेकिन भाग 4 में क्या जिक्र, किसका जिक्र है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। लेकिन ये 4 क में क्या जिक्र है, तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। तो एक पार्ट आपका ये बढ़ गया। इसी तरीके से पार्टों में बढ़ोतरी हुई है। मूल रूप से भाग आज भी 22 ही है, लेकिन अब आंसर 25 को भी माना जाने लगा है। खैर 395 अनुच्छेद उस समय थे, वर्तमान में 464 के आसपास है। एक कमी अधिक हो सकता है, उसके लिए आप लोग मैनेज कर लेना। 22 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है। हाँ, कहीं कहीं आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, जहाँ 25 ऑप्शन में ना हो तो आपका 22 भी आपको आंसर देना पड़ेगा। लेकिन अनुसूचियाँ उस समय 8 थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है ना। तो खैर ये संविधान के हमारे कुछ ये क्वेश्चन थे। चलो खैर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको रख पढ़ो तो अगला क्वेश्चन आपसे है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसका संबंध किसके साथ में है। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसका संबंध भारत में पंचायती राज से, पंचायती राज से। क्या था मामला, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन जहाँ से बनता है, पंचायत राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई, तो आंसर है आपका राजस्थान। कई बार कि आपसे और डिटेल्स में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस जिले में इसको शुरुआत किया गया था, तो एक जिला पड़ता है आपका नागौर। तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में, यहाँ पंचायत राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ आपका 73वां, वो आपका 1992 में हुआ है। उसका संबंध भी किसके साथ था, पंचायती राज व्यवस्था के साथ था, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम्स में ये भी आया हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट सा भी पड़ता है, पंचायत राज व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से एडॉप्ट की गई है या किस देश से ग्रहण की गई है, ठीक है ना। तो पंचायत राज व्यवस्था भारत के संविधान में अमेरिका से ली गई। कहाँ से ली गई है जी, अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। और इसके साथ साथ पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा नाम होता है आपका शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का हस्तांतरण। शक्तियों का हस्तांतरण। अमेरिका में इसको ब्लॉक मॉडल भी बोलते हैं, ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम। देखिएगा भाई, आप लोग मैं लिख रहा हूँ, कुछ चीजें बहुत सारी मिक्सअप कर दी है मैंने, बस आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग उसको अलग से करते रहना, ठीक है। अब अमेरिका की जैसे बात आई है, तो आप लोग अमेरिका के बारे में जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की संसद का नाम क्या है, अमेरिका की जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, और अमेरिका से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अगर आपसे डीसी की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो एक नदी पड़ती है आपकी पोटेमेक। कौन सी नदी पड़ती है जी आपकी, पोटेमेक नदी पड़ती है। और क्वेश्चन दूसरा अलग से ये भी आया हुआ है कि न्यूयॉर्क जो शहर है अमेरिका का, वो किस नदी के किनारे है, तो उसका आंसर है आपका हडसन नदी के किनारे। इसके साथ साथ आपका अंपायर सिटी किसे कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और इसके साथ और क्वेश्चन आपके बनते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में। एक क्वेश्चन और बनता है आपका शिकागो। शिकागो का आपने नाम सुना होगा, 1893 में धर्म सम्मेलन हुआ था, तो भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, स्वामी विवेकानंद ने। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि शिकागो किस देश में है,
तो किस देश में आपका, अमेरिका में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यही आपके जीएस का स्टैंडर्ड है, पॉइंट के साथ पॉइंट्स जोड़ते हुए चलिए। मैंने अमेरिका के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। खाली मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको राज्य व्यवस्था करूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए कराने वाला हूँ। जैसे संविधान में भी है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए, लेकिन उसके साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा देते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए कर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, यानी कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? वैसे तो इसका आंसर सही आपका राष्ट्रपति होता है। देखो आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, कैसे बनता है आपके प्रोटेम स्पीकर? जब तक आपका जैसे नई लोकसभा का गठन होता है, जब तक लोकसभा का कोई अध्यक्ष ना चुना जाए, यानी कि स्पीकर ना चुना जाए, तब तक कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर, उनको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष, ये चुने जाते हैं। ये चुने जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपके जैसे अब अगर मैं अब इस समय की बात करें, 2019 में जो आपके इलेक्शन हुए थे, इसमें जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, तो एक नाम आया था आपका वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही यहाँ के परमानेंट यानी कि आपके स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे, उनको हम बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, स्पीकर ही बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये चुने गए थे आपके ओम बिड़ला। अब आपसे क्वेश्चन करंट का भी बन सकता है कि हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है या हमारे स्पीकर कौन है, तो आंसर आपका ओम बिड़ला। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी जरूर बन सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति चर्चित होता है उनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा बनने के चांस रहते हैं। ओम बिड़ला किस राज्य से संबंधित है, तो आपको आंसर लगाना है राजस्थान। लेकिन राजस्थान की किस सीट से संबंधित है, किस लोकसभा सीट से संबंधित है? तो ओम बिड़ला आपकी राजस्थान में एक स्थान पड़ता है कोटा, कोटा संसदीय क्षेत्र से इनको चुना गया, तो कोटा सीट से ये लोकसभा में गए। ठीक है, तो इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है आपका, राजस्थान में स्थान पड़ता है कोटा। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है आपका कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की जो पावर होती है, तो ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वे लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि ज्वाइंट सेशन जहाँ राज्यसभा और लोकसभा, उसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे एक ये भी बना हुआ है, टेक्निकली क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आप वैसे हम देखें तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता। इसका एक कारण है, कारण ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ऑलरेडी एक सांसद के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता। तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, आर्टिकल नंबर 108 में किसका जिक्र है? तो यही है आपका संयुक्त अधिवेशन, इसी को बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद नंबर 108 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसके अलावा अनुच्छेद, अच्छा एक क्वेश्चन और भी आपको ऐसे जुड़ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया भारत के संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है, या भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका एक्चुअल आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद नंबर 108वां, एक आर्टिकल इसके साथ में और भी आता है आपका 110। यहाँ आपका धन विधेयक, धन विधेयक अर्थात मनी बिल, मनी बिल का जिक्र किया गया। और एक आर्टिकल आपका आता है 112, यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण, या इसको हम बोल सकते हैं बजट,
हालांकि ध्यान रखना बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मीन्स होता है चमड़े का थैला, ठीक है ना। तो खैर इसका जो नाम दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भारतीय संविधान में जिक्र किया। ये 3 आर्टिकल्स मैंने इसीलिए लिखे, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनने के चांस रहते हैं। एक बार समझो, अनुच्छेद नंबर 108 संयुक्त अधिवेशन, ये हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक यानी कि मनी बिल, और 112 में बजट, और बजट के नाम से न होकर के वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिया गया, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के कुछ प्रीवियस ईयर्स के सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो इनको हमने डिस्कशन किया, इनके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन और भी डिस्कशन किए। कल अगला जो हमारा टॉपिक होगा कुछ और होगा, किसी अलग टॉपिक पे बनाएंगे, और लेकिन ये होगा चेनिंग जीएसई, एक के माध्यम से एक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जिससे अगर जितना आप लोग शेयर करोगे लोगों तक और भी हमारी कमांड पहुंचेगी, और भी वे लोग हैं शिक्षा के साथ माध्यम से जुड़े रहेंगे, हमारे साथ वे जुड़े रहेंगे, ठीक है। और खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, और लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन कीजिएगा। मास्क का जरूर यूज कीजिएगा, भीड़ भाड़ के इलाकों से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जान है तो जान है। थैंक यू।